हेलो स्टूडेंट्स। तो हम स्टडी कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करेंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एडवांस टेक्निक है जिसके द्वारा हम जो नॉन कंपाउंड्स हैं उनकी प्योरिटी को भी चेक कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो न्यू कंपाउंड्स होते हैं उन न्यू कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन में और उनके स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेक्निक है वो अनिवार्य है। उसके बगैर हम न्यू कंपाउंड्स को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसी टेक्निक में एक ब्रांच है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सब क्लासेज हैं वो जो आपके सिलेबस में वो है पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसको क्यों बोलते हैं, तो इसके लिए हमने बात किया था कि यहाँ पर न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड रेजोनेंस कंडीशन में आता है और उस रेजोनेंस कंडीशन में लाने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं, या उस एनर्जी का जो कॉरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा है उसी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इजी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंटम में ट्रांजिशन होता है, या हम क्या कह सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी लेवल, क्योंकि ये जो इंट्रैक्शन है वो एक एनर्जेटिक इंट्रैक्शन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस टेक्निक के अंदर जो न्यूक्लियस है वो लोअर मैग्नेटिक एनर्जी लेवल से हायर मैग्नेटिक एनर्जी लेवल में संक्रमण करेगा या यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल का एनर्जी हायर एनर्जी लेवल के बराबर जब हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो एक रेजोनेंस कंडीशन आ गई, दोनों का एनर्जी बराबर हो गया। इसलिए यहाँ हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये E1 क्या है, लोअर मैग्नेटिक मोमेंटम या एनर्जी, और ये E2 क्या है, हायर मैग्नेटिक मोमेंटम या एनर्जी। और ये जो ट्रांजिशन होगा ये ट्रांजिशन के लिए हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी है ये क्वांटा एच न्यू के रूप में हमें प्राप्त होगा, और ये प्राप्त किससे हो रहा है, EMR से। और यहाँ पर जो EMR हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, रेडियो वेव्स। तो ये रेडियो वेव्स
का जो फोटोन है या जो क्वांटा है, उस क्वांटा को ऑब्जर्व करके E1 और E2 रेजोनेंस कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये एक जनरल तरीका हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरीके से जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की कंडीशन है उसको प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस हम कह रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंटम या एनर्जी लेवल को कंसिडर कर रहे हैं। इससे पहले की जो सेकेंड ईयर में आप लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा, चाहे वो यूवी हो या आईआर हो, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेक्निक है उनके अंदर पूरे मॉलिक्यूल को हम कंसिडर कर रहे हैं या किसी मॉलिक्यूल के पर्टिकुलर ग्रुप को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं किसको? न्यूक्लियस को। तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम स्पेसिफिक न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम क्या कहते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं। हाइड्रोकार्बन है या डेरिवेटिव्स हैं तो इनके अंदर हमें क्या मिलेंगे? हाइड्रोजन, कार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन और कार्बन, और उनके अगर डेरिवेटिव हैं तो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दूसरे एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी अगर करते हैं तो वो हम करते हैं NMR के अंदर। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन के बारे में स्टडी कर सकते हैं या कार्बन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो जितने भी कंपोनेंट हैं, इंडिविजुअल जो एटम्स हैं, उन एटम्स की स्टडी हम करते हैं उसके न्यूक्लियस के माध्यम से। हम उसके न्यूक्लियस का स्टडी करेंगे और न्यूक्लियस का स्टडी करने के अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअल जो एटम है या एलिमेंट है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि NMR टेक्निक में किसी एलिमेंट के, किसी कंपाउंड के अंदर उसके कंपोनेंट का जो एलिमेंट है या एटम है उसका न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर ये मैग्नेटिक मोमेंटम है या मैग्नेटिक एनर्जी लेवल है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये मैग्नेटिक एनर्जी लेवल आया कैसे, कैसे प्रोड्यूस होता है? तो हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी लेवल कैसे आएगा। तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियॉन्स क्या है? पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियॉन पार्टिकल में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसमें भी भाग लेते रहते हैं, जिससे दूसरे प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं वो भी प्रोड्यूस होते रहते हैं। लेकिन यहाँ हम सिंपल देख लेते हैं कि न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियॉन्स का ग्रुप है, और न्यूक्लियॉन्स में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये खुद स्पिन करते हैं। इनका जो स्पिन है, उनकी स्पिन की वजह से
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियन से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जब स्पिन कर रहा है तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसका जो रिजल्टेंट है वो हम कहेंगे कि न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस स्पिन करेगा और उसे न्यूक्लियस की स्पिन की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किन की वजह से है, उसमें पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो क्या सभी एटम के जो न्यूक्लियस हैं उनमें इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और यदि सभी में होगा तो क्या सभी के लिए हम NMR स्टडी कर सकते हैं? तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी न्यूक्लियस की स्पिन के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इस मैग्नेटिक फील्ड या मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं H/2π इंटू L to L+1, सॉरी I कर I इंटू I+1। और ये जो I है इस I को हम कह रहे हैं क्या, स्पिन क्वांटम नंबर फॉर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए जो स्पिन को रिप्रेजेंट करने वाला क्वांटम नंबर है वो हम I के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर I का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? अगर I का वैल्यू 0 होगा तो उस कंडीशन में ये वैल्यू 0, तो उस कंडीशन में वो न्यूक्लियस NMR स्पेक्ट्रा रिप्रेजेंट नहीं करेगा जब I का वैल्यू क्या हो 0। तो उस कंडीशन में वो जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या कहलाएंगे कि उनका NMR स्टडी नहीं कर सकते, तो वो होंगे NMR इनएक्टिव। और यदि I का मान 0 नहीं है तो वो जो न्यूक्लियस है उन न्यूक्लियस के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो इंटरेक्शन करेगा, तो वहाँ पर हम उनका NMR स्टडी कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि वो क्या है, NMR एक्टिव है। लेकिन हमें कैसे पता चले कि कौन सा न्यूक्लियस NMR एक्टिव है और कौन सा NMR इनएक्टिव है? तो हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है। तो उसी आधार पर हम ये निकाल सकते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या उसके अकॉर्डिंग I का वैल्यू हमें प्राप्त होता है। अगर किसी न्यूक्लियस के लिए या किसी एटम के लिए प्रोटॉन की जो संख्या है वो ओड है, न्यूट्रॉन की संख्या भी ओड है, विषम संख्या है। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की संख्या विषम है तो उस कंडीशन में जो न्यूक्लियस के लिए स्पिन क्वांटम नंबर है वो वैल्यू होंगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। जब वो इस तरह से होंगी तो हम क्या कहेंगे कि वो जो स्पीसीज हैं वो NMR एक्टिव हो सकती है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, 1H2, 7N14। 1H2 में जो इसका परमाणु क्रमांक है वो 1 है, दैट मीन्स प्रोटॉन की संख्या 1 ओड।
द्रव्यमान संख्या 2 आ रही है, दैट मीन्स न्यूट्रॉन की संख्या भी 1, वो भी ओड। ऐसे यहाँ पर एटॉमिक नंबर 7 है तो प्रोटॉन की संख्या 7, और टोटल मास नंबर 14 आ रहा है तो न्यूट्रॉन की संख्या भी 7, वो ओड ओड आ रही है। तो ये इस प्रकार के जो न्यूक्लियाई है उनके लिए। फिर ये हो सकता है कि प्रोटॉन की संख्या ओड हो, विषम संख्या हो, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या इवन हो, या प्रोटॉन की संख्या इवन हो और न्यूट्रॉन की संख्या ओड हो। जब दोनों में से एक सम संख्या के रूप में हो और एक विषम संख्या के रूप में हो तो वहाँ पर ये जो क्वांटम नंबर्स हैं इनका वैल्यू आएगा क्या, फ्रैक्शंस वैल्यू, 1/2, 3/2, 5/2, इस तरह से। तो इस प्रकार की कंडीशन वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो भी क्या होंगे, क्योंकि उनके लिए आई का मान 0 नहीं आया इसलिए वो NMR एक्टिव होंगे। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स क्या होंगे, 6C13 और 1H19F19, इस तरह के। और इसके अलावा ऐसे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या भी इवन हो और न्यूट्रॉन की संख्या भी इवन हो, सम संख्या हो। उस कंडीशन में जो क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर न्यूक्लियस का, उसका वैल्यू 0 होगा। और वो कंडीशन क्या आ गई, NMR इनएक्टिव मटेरियल्स की। फॉर एग्जाम्पल 6C12, प्रोटॉन की संख्या 6 इवन, मास नंबर 12 है तो न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 इवन, तो इवन कंडीशन। या 8O16, तो इस प्रकार की जो कंडीशन वाले न्यूक्लियाई हैं वो NMR इनएक्टिव होंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ये वो कंडीशन है या वो न्यूक्लियाई हैं जो क्या है, NMR इनएक्टिव। इसका मतलब कि हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन, जो नॉर्मल कार्बन है 6C12, उसकी स्टडी हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से नहीं कर सकते, ऑक्सीजन का भी नहीं कर सकते, लेकिन हाइड्रोजन का कर सकते हैं। ये क्या आ गए, NMR एक्टिव। तो ये हो गई NMR एक्टिव स्पीसीज। तो इनमें होता क्या है कि ये न्यूक्लियस जब स्पिन करते हैं तो इनमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक तरह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चुंबकीय इकाइयां बन जाती है और वो इरेगुलर वे में ओरिएंटेड रहती है। इरेगुलर वे में ओरिएंटेड होने के कारण जो रिजल्टेंट कंडीशन है वो क्या लगता है कि वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो उसे देखने के लिए हम क्या करते हैं कि उस न्यूक्लियस को हम एक आउटर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर इस प्रकार से कई चुंबक हैं, ये हम एक तरह से चुंबक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये उनका क्या है, इरेगुलर वे। जैसे ही हमने क्या लगाया, आउटर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो इरेगुलर वे में मैग्नेटिक फील्ड है, छोटे छोटे चुंबक है न्यूक्लियस के अंदर,
या आउटर मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर उस फील्ड के साथ इंटरेक्शन करेंगी और उस इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर हमें एक से अधिक प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक एनर्जी लेवल प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से इस यूनिट में प्रोटॉन के बारे में स्टडी करेंगे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि वहाँ पर जो ओरिएंटेशन है वो दो प्रकार का हो जाता है। यहाँ पर ओरिएंटेशन है वो दो प्रकार का हो जाता है कि इस प्रकार की स्पिन वाले और इस प्रकार की स्पिन वाले। दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं क्या, क्लॉकवाइज, और ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन को हमने दर्शा दिया इस वे में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस आउटर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में प्रोटॉन जैसे जो न्यूक्लियाई हैं उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने दो प्रकार के ओरिएंटेशन ग्रहण कर लिए। दो प्रकार की कंडीशन के कारण यहाँ पर हम कहते हैं कि दो प्रकार के एनर्जी लेवल्स बन गए। ये लोअर एनर्जी वाला जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ओरिएंटेड है, उसके साथ अलाइनमेंट की कंडीशन में है, और ये हायर एनर्जी वाला जो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। इन्हें हम जीमान फील्ड भी बोल सकते हैं। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो इस प्रकार से हमें दो एनर्जी लेवल प्राप्त हो गए, जिसे हम वहां पर क्या कर रहे थे, E1 और E2। तो ये जो E1 और E2 है इनके बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम कह रहे हैं क्या, डेल्टा E। और इस डेल्टा E जो एनर्जी गैप है, ये सीक्वेंस है या ये किस अनुक्रम या किस ऑर्डर का पाया जाता है, ये है रेडियो वेव्स के ऑर्डर का। तो रेडियो वेव्स के साथ इंटरेक्शन करवाकर हम यहाँ पर ट्रांजिशन करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उस न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड को आउटर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हम एक निश्चित ओरिएंटेशन में लेके आते हैं और फिर वहाँ पर रेडियो वेव्स की हेल्प से उसका हम ट्रांजिशन करवाते हैं। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ द ओरिएंटेशंस हैं उनकी जो संख्या है वो होगी 2i+1, टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, या हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल लिया किसका, प्रोटॉन का। तो जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन का न्यूक्लियस है उसके लिए कंडीशन क्या है कि I का वैल्यू 1/2। जब I का वैल्यू 1/2 हमने रखा तो 2 × 1/2 + 1 कितना आएगा, 2। दैट मीन्स वहाँ पर कितने प्रकार की ओरिएंटेशन, दो प्रकार के। ये हम क्या कह सकते हैं, कितने एनर्जी लेवल, दो एनर्जी लेवल। ये E1 लोअर एनर्जी लेवल और ये E2 हायर एनर्जी लेवल। तो प्रोटॉन के लिए हम स्टडी करेंगे तो दो एनर्जी लेवल हो गए, दूसरों के लिए करेंगे तो हम इस फॉर्मूले से वो निकाल लेंगे कि टोटल ओरिएंटेशन या टोटल एनर्जी लेवल कितने प्रकार के बन सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।